DDR रैम, ये वर्ड जितना फैंसी लगता है इसको समझना उतना जरूरी भी है, क्योंकि इसके बगैर लाखों का पीसी बेकार है अगर सही तरह से DDR रैम चूज नहीं किया तो। अभी भी 90% लोग यही समझते हैं जितना बड़ा ये DDR नंबर होगा उतना फास्ट ही उनका पीसी होगा, और यही गलती उनकी आगे चलकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मैंने भी यही सोचकर हजारों रुपए बर्बाद कर दिए इन दो रैम्स में, जिससे मेरे लैपटॉप की स्पीड बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुई जब तक मैंने रैम को अच्छे से नहीं समझा। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं होगी रैम रिलेटेड वीडियो देखने की। इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद आप गारंटेड अपने लैपटॉप या पीसी के लिए एक फास्ट रिलायबल रैम ले पाओगे, वो भी सस्ते में। तो शुरुआत करते हैं, आखिर ये DDR रैम है क्या भला। शुरुआत करते हैं DDR1 से, जो ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि अर्ली 20s में कंप्यूटर्स रन करने में हैवी हो गए थे। इससे पहले कंप्यूटर्स SD रैम यूज करते थे, जो काफी स्लो था क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक डेटा ट्रांसफर कर सकता था, जिससे लोडिंग टाइम बढ़ जाता था। इसीलिए DDR रैम क्रिएट किया गया, जो सिर्फ पुराने SD रैम के मुकाबले डबल डेटा सेंड कर सकता था। रिजल्ट ये हुआ कि कंप्यूटर की स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस काफी बढ़ गई। DDR1 400 मेगाहर्ट्ज तक रन करता था और इसकी कैपेसिटी 1 GB तक थी, जो इंटरनेट ब्राउजिंग और टेकन 3 जैसे लाइट गेम्स के लिए काफी थी। लेकिन DDR1 में एक प्रॉब्लम थी, ये 2.5 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था, जो रैम के हिसाब से काफी ज्यादा था। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की वजह से हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, जिससे कंप्यूटर क्रैश और फ्रीज हो सकते थे। ऊपर से उस वक्त विंडोज मिलेनियम का टाइम था, जो काफी ज्यादा अनस्टेबल था, तो ओवरहीटिंग और सॉफ्टवेयर एरर्स की वजह से कंप्यूटर्स फ्रीक्वेंटली क्रैश हुआ करते थे। एंड दैट्स व्हाई 2003 में DDR2 को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसकी स्पीड 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 800 मेगाहर्ट्ज तक थी, और ये पर स्टिक 2 GB से 4 GB मेमोरी सपोर्ट करता था। इससे कंप्यूटर एक साथ ज्यादा प्रोग्राम्स ओपन कर सकते थे। हर रैम जनरेशन में नॉच कट की पोजीशन चेंज होती थी, और DDR2 में नॉच मिडल में शिफ्ट किया गया था ताकि ये DDR1 से अलग दिखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि DDR2 सिर्फ 1.8 वोल्ट्स यूज करता था, मतलब कम पावर और कम हीट। हालांकि DDR2 बहुत ज्यादा फास्ट था, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, और अगर कोई इसको लेना चाहता भी था तो उनको एक नया मदरबोर्ड खरीदना पड़ता था। इसीलिए बहुत से लोगों ने उस टाइम DDR1 को ही यूज करना कंटिन्यू किया, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है DDR3, जो 2007 में लॉन्च हुआ, जिसने कंप्यूटर्स को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया। इसके वोल्टेज कम होकर सिर्फ 1.5 वोल्ट्स हो गए, जिससे पीसी कूलर रन करते थे और लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ गई। इसकी स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज से 1600 मेगाहर्ट्ज तक थी, और कैपेसिटी 4 GB से 8 GB पर स्टिक थी, जो लाइट फोटो एडिटिंग और नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए अच्छी थी। अगर आपको पता हो, DDR3 रैम की सबसे खास बात थी डुअल चैनल टेक्नोलॉजी। इस फीचर से 2 रैम स्टिक्स डेटा को फास्ट मूव करती थी, जिससे परफॉर्मेंस इंस्टेंट फील होती थी। ये उन कंप्यूटर्स के लिए बहुत यूजफुल थी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड यूज करते थे, क्योंकि इंटीग्रेटेड GPU के पास अपनी V रैम नहीं होती और वो सिस्टम रैम यूज करता है। डुअल चैनल से गेमिंग में विजुअल स्मूथ हो जाते थे और FPS बढ़ जाते थे। एक खास बात जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हमेशा सेम ब्रांड और सेम स्पीड की ही रैम खरीदना। एक मदरबोर्ड के अंदर एक DDR4 एक DDR5 रैम मत इंस्टॉल करना, इससे सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिससे कोई भी चीज अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। हमेशा सेम ब्रांड्स और सेम स्पीड की ही रैम लेना। अब बात करते हैं DDR4 की, जिसको 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया, और आज के टाइम पर भी इस रैम का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये टिपिकली 2400 मेगाहर्ट्ज से 1600 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड पर रन करता है, और ये 8 GB से 16 GB पर स्टिक की साइज सपोर्ट करता है। ये वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रीमिंग और AAA गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है। DDR4 एक ऐसी रैम है जो बहुत लंबे से इस्तेमाल होती आ रही है, क्योंकि ये अपने टाइम के OS और प्रोग्राम्स के हिसाब से को एग्जिस्ट करता है। आजकल के प्रोग्राम्स के लिए 8 GB मिनिमम है ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क के लिए, लेकिन आज के हिसाब से अगर गूगल क्रोम को देखा जाए तो उसके लिए 16 GB रैम तो आइडियल माना ही जाता है, और गेमिंग को देखें तो 32 GB तो आज के टाइम पे हर कंप्यूटर में होना ही चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी लोड वर्क है, या फिर प्रोग्रामिंग करते हो, या फिर AAA गेम्स खेलते हो बहुत ज़्यादा, तो 32 GB रैम तो होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा, क्या ज़्यादा रैम का मतलब हमेशा बेटर परफॉर्मेंस है? आंसर है हाँ, बट एक लिमिट तक। अगर आपके गेम की रिक्वायरमेंट 12 GB है और आपके पीसी के अंदर 16 GB रैम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो गेम स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर आप 16 GB रैम की जगह और रैम को बढ़वाओगे, यानी कि 32 GB करोगे, तो FPS में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इनफ मेमोरी है। और यही बात काफी सारे लोग नहीं समझ पाते। नाउ अब बात करते हैं DDR5 रैम की, जिसकी एक 32 GB स्टिक का प्राइस एक PS5 के बराबर हो चुका है। DDR5 को 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया हैवी ड्यूटी वर्कलोड्स के लिए। इसकी स्पीड 400 मेगाहर्ट्ज से 6000 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और इसकी कैपेसिटी 8 GB 16 GB 32 GB पर स्टिक होती है। ये 3D रेंडरिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और हाई एंड गेमिंग के लिए यूजफुल है।
DDR5 की परफॉर्मेंस DDR4 से काफी बेटर है और सेम सेटअप पर DDR5 से बेटर FPS मिलते हैं। DDR5 एक स्पेशल फीचर है ECC एरर करेक्टिंग कोड जो चिप के अंदर ही होता है। ये रैम के छोटे मोटे डेटा मिस्टेक को ऑटोमेटिकली ढूंढकर ठीक कर देता है, जिससे रैम एरर्स कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इस फीचर की वजह से DDR5 महंगा है। नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए अभी भी DDR4 इनफ है। वीडियो बनाते वक्त मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े। AI डेटा सेंटर्स की वजह से रैम की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, जिससे DDR5 रैम की प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपके मदरबोर्ड के हिसाब से कौन सी रैम ज्यादा बेटर है और आज के टाइम पे आपको कितनी रैम की जरूरत है। आप अपने वर्कलोड के हिसाब से रैम को अब चूज कर पाओगे और एक बेटर रैम ले पाओगे अपने पीसी या फिर लैपटॉप के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।